साहित्य सरिता है ये। प्यारे दर्शकों, आपसे हम फिर मुखातिब हैं साहित्य सरिता द्वितीय, जिसमें कवियों, शायरों, रचनाकारों को हम आपके सामने लाते हैं और आपको अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी शायरी, अच्छी गज़लें, अच्छी नज़में सुनाते रहे हैं। आपको पता ही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ से एक अनूठी पेशकश आपके बीच आ रही है। आपका बहुत प्यार मिला है हमें और शायद इसीलिए हमारी संस्था ने ये कोशिश की, ये तय किया कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सहयोग से हम इस प्रोग्राम को आपके बीच में लाते हैं। तो चलिए, ये जो एपिसोड है साहित्य सरिता द्वितीय का, आपके बीच में एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा तारिक कमर साहब। तो मैं तारिक कमर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ। आप शायरी के ही स्टूडेंट ही रहे हैं, इमेजिनेशन ऑफ मॉडर्न पोइट्री, जो गज़लों पर आपकी पीएचडी है। दूसरी एक कवयित्री, युवा कवयित्री, जिन्होंने एक बड़े रचनाकार की शायरी, कविता पढ़ने का जिम्मा उठाया है, उनका मंच पे स्वागत करते हैं सुश्री सीमा गुप्ता का। सीमा गुप्ता, ये सामाजिक परिवर्तन एक इनकी पुस्तक है जिसमें सामाजिक विषयों पर गंभीर चिंतन है। लगातार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर आप चिंतन करती रहती हैं, लिखती रहती हैं और एक ख़ास परिचय इनका ये भी है कि आप राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की कर्मठ सदस्य भी हैं। एपिसोड के जो आखिरी नाम हैं सर्वेश कुमार अस्थाना जी। तो सर्वेश कुमार अस्थाना जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे दर्शकों से मुखातिब हों, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। सर्वेश कुमार अस्थाना जी का नाम हास्य और व्यंग्य की दुनिया में सुपरिचित है, मैं कहूँगा मशहूर है। हमारे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने शायरी पढ़ी है, आपने अपनी कविताएं पढ़ी हैं, आपने हास्य और व्यंग्य से लोगों का दिल गुदगुदाया है। आइए, इस कड़ी में हम आपकी तालियों, मुस्कुराहटों, चिंतन की असीम दशाओं के बीच में बुलाना चाहते हैं हमारी आज की शाम के नए उभरते बहुत ही असरदार शायर तारिक कमर साहब को, जो अपनी गज़लों, अपनी शायरी से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तारिक कमर साहब। आदाब पेश करता हूँ आप तमाम लोगों को। शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम डॉक्टर हरिओम साहब का कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा परिचय, तारुफ पेश किया। बड़ा मंच है, बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दो तीन गज़लों के कुछ मुतफ़र्रिक़ आशार सुनाऊँगा, अलग अलग गज़लों के, उसके बाद एक ख़ास नज़्म तक आप तक पहुँचूँगा। मुलाहिदा फरमाइए, मुलाहिदा फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हें भुलाने की कोशिशों में कोई बराबर लगा हुआ है, तुम्हें भुलाने की कोशिशों में कोई बराबर लगा हुआ है। जहाँ पे तस्वीर थी तुम्हारी वहीं कैलेंडर लगा हुआ है। तुम्हें भुलाने की कोशिशों में कोई बराबर लगा हुआ है। जहाँ पे तस्वीर थी तुम्हारी वहीं कैलेंडर लगा हुआ है। मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में तो दिन रात एक कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में तो दिन रात एक कर रहा हूँ, मगर करूँ क्या कि मेरे पीछे मेरा मुक़द्दर लगा हुआ है। मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में तो दिन रात एक कर रहा हूँ, मगर करूँ क्या कि मेरे पीछे मेरा मुक़द्दर लगा हुआ है। और देखिए, ये शेर जो हमारा आज का सामाजिक पस मंज़र है, सामाजिक परिदृश्य है, उसमें एक शेर ख़ास तौर से डॉक्टर साहब मुलाहिदा फरमाइएगा। मैं आगे बढ़ने की जुस्तजू में तो रात दिन एक कर रहा हूँ, मगर करूँ क्या कि मेरे पीछे मेरा मुक़द्दर लगा हुआ है। तुम्हें खबर है कि मरने वालों पे ये ज़मीं तंग हो चुकी है। सुनिएगा सर,
तुम्हें खबर है कि मरने वालों पे ये जमीन तंग हो चुकी है। किसी की मैयत है कब्र में और किसी का पत्थर लगा हुआ है। तुम्हें खबर है कि मरने वालों पे ये जमीन तंग हो चुकी है। किसी की मैयत है कब्र में और किसी का पत्थर लगा हुआ है। किसी की मैयत है कब्र में और किसी का पत्थर लगा हुआ है। मोहब्बतों और ज़रूरतों ने हमें भी तकसीम कर लिया है। मोहब्बतों और ज़रूरतों ने हमें भी तकसीम कर लिया है। निगाह उलझी हुई है दर पर, कदम सफ़र पर लगा हुआ है। मोहब्बतों और ज़रूरतों ने हमें भी तकसीम कर लिया है। निगाह उलझी हुई है दर पर, कदम सफ़र पर लगा हुआ है। एक शेर, जब आदमी अपने सम्मान की रक्षा करता है तो बड़े बड़े मुतालबे, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ जो हैं उस छोटी हो जाती हैं। बड़े लोगों के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ। बहुत कुछ जो खो चुके हैं वापस लिया जा सकता है, लेकिन वापस न लेने का सबब क्या है, क्या कारण है, मुलाहिज़ा करिएगा। ये परिंदे हैं जहाँ चाहे चले जाएंगे, हम शजर हैं कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। इतनी मुश्किल नहीं मनसब की बहाली, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं मनसब की बहाली, लेकिन मसला यह है कि मिन्नत नहीं होगी हमसे। इतनी मुश्किल नहीं मनसब की बहाली, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं मनसब की बहाली, लेकिन मसला यह है कि मिन्नत नहीं होगी हमसे। आखिरी शेर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, मुलादा फरमाइएगा। मसला यह है कि मिन्नत नहीं होगी हमसे। इश्क करना हो बिछड़ना हो कि मर जाना हो। इश्क करना हो बिछड़ना हो कि मर जाना हो। अब किसी काम में उजलत नहीं होगी हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये थे तारिक अमर साहब अपनी ताज़ा तरीन गज़लों और नज़्म के साथ। आपने देखा कि तारिक साहब की लोकप्रियता दर्शकों के दिल में इनकी जगह ऐसी ही नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों में आप बुलाए जाते हैं और आप अपनी बेहतरीन गज़लें लोगों के जहन पे छोड़ जाते हैं। अगले रचनाकार को बुलाते हैं जो एक कवयित्री है ख़ुद में, लेकिन आज साहित्य सरिता के इस मंच पे उनको एक दीगर जिम्मेदारी दी गई है। वो ये दी गई है कि हमारे प्रदेश के जो बेहतरीन रचनाकार हैं उनमें से किसी एक रचनाकार का चयन वो खुद करें, जो मशहूर रचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो हम बुलाना चाहते हैं सीमा गुप्ता जी को, और एक युवा रचनाकार हैं। ये आपके बीच में सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और कृतित्व पेश करने वाली हैं। आपका स्वागत है सीमा गुप्ता जी। सर्वप्रथम आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्रेम भरा सादर नमन है, और इसी के साथ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान की विख्यात सुप्रसिद्ध झांसी की रानी कविता आप सभी दर्शकों के मध्य ला रही हूँ। सिंहासन हिल उठी राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़ी भारत में आई फिर से नई जवानी थी, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने के मन में सबने ठानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली झांसी वाली झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली झांसी वाली झांसी वाली रानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। ला 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 ला। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। बूंद लोहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गा थी या लक्ष्मी थी, वो स्वयं वीरता की अवतार थी। दुर्गा थी या लक्ष्मी थी, वो स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वाते, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के धार से। सैन्य घेरना सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना उसके प्रिय खिलवाड़ थे। बूंदे लोहर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत के इतिहास जगत में अमर रहेंगे जिनके नाम, भारत के इतिहास जगत में अमर रहेंगे जिनके नाम। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। दिखा गई पथ दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। बूंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। क्या कहने सीमा जी, क्या कहने, आप तो हमें वीर गाथा काल की तरफ ले गई। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं ही ऐसी कि जब उनका पाठ कोई करता है तो लगता है कि दिल में जो है वो एक जोश भर गया है, चेहरे पर ओज आ गया है और शायद हम दुनिया की ज़िंदगी की सारी बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हैं। तो सीमा गुप्ता जी, आपका शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की, आपने बेहतरीन अंदाज में इस कविता को दर्शकों के सामने पेश किया। हम जिस कवि को, जिस रचनाकार को आपसे मुखातिब होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं वो हैं सर्वेश अस्थाना जी। तो मैं सर्वेश अस्थाना जी को आपके सामने बुलाना चाहता हूं। आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, निश्चित तौर पर आप थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाएंगे। सर्वेश अस्थाना जी जो खुद स्माइल मैन हैं, हम आपका साहित्य सरिता के इस मंच पर स्वागत करते हैं। सर्वेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य सरिता में मैं अपने आप को पाकर बहुत खुश हो रहा हूँ। वैसे भी मैं खुश ही रहता हूँ, लेकिन और ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। मैं एक अच्छी व्यंग्य की रचना रखना चाहता हूँ आपके सामने। ये मेरे जीवन की वो कविता है जिसने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। शादी का विज्ञापन, मेरी शादी का विज्ञापन। उसके पहले 30 सेकंड की भूमिका मैं बनाना चाहता हूँ। मेरी शादी के लिए विज्ञापन छपा अखबार में, बिल्कुल सच है, भगवान कसम सच है, झूठ कभी मैंने नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूँगा। मेरी शादी का विज्ञापन छपा तो उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए डॉक्टर साहब। हाँ, प्रपोजल्स आए मेरे लिए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी उस समय। तो हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? बस ये
चुटीली सोच थी और उससे ये पूरी कविता तैयार हुई, जिसने मुझे आपके सामने लाने का अवसर प्रदान किया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। ध्यान से सुनिएगा सर, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। आप जुड़िएगा, देखिए लड़का किस तरह से बिक सकता है। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने ज़ोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने ज़ोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, निविदा को टेंडर नोटिस कहते हैं हिंदी में। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने ज़ोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। डॉक्टर साहब, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार, जैसे किराए पे मकान बिकता है, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। अब असली कविता शुरू होती है। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, संवेदना में थोड़ा और गहरे उतरने की कोशिश कीजिए। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, विशेष तौर पर ये पंक्तियां हैं, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, कविता अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, आपकी सहमति आप लोगों की चाहता हूँ इन पंक्तियों पर, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। कविता समापन की तरफ है। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं, इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द स्टोव से जलकर मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साहित्य सरिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कि आपने ना सिर्फ हम लोगों को गुदगुदाया बल्कि हमारे दिलों को झकझोरा भी। साहित्यकार जो है बहुत सलीके से, बहुत करीने से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हम आमतौर पर नहीं पहुँच पाते। एक सीधी सादी बात से कैसे गंभीर बात तक पहुँचा जाता है, ये साहित्यकारों से सीखने लायक होता है। शायद इसीलिए समाज में समय बीतता रहता है और उनकी अहमियत बरकरार रहती है। तो कविता और शायरी यही काम करती है और यही काम आपके बीच में साहित्य सरिता कर रही है। और अगर आपके अंदर कोई रचनाकार है, कोई शायर है, कविताएं करते हैं, तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। हम आपको भी साहित्य सरिता के आने वाले अंक में जगह दे सकते हैं। तो हम आपसे आपका फीडबैक भी लेना चाहेंगे। आपको स्क्रीन पर साहित्य सरिता के कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे। आप ईमेल के ज़रिए, फ़ोन नंबर्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, साहित्यकारों का शुक्रिया, कवियों शायरों का शुक्रिया, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमारे बारे में अच्छी धारणा रखते हैं, उन सब का शुक्रिया। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक शबा खैर, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।